दोस्तों, आपको पता है एक फोर्ब्स के सर्वे के अनुसार भी भारत में केवल 30% लोग इंग्लिश बोल पाते हैं और उनमें से केवल 2 to 3% ही फ्लुएंट हैं इंग्लिश में। इसका कारण जानने के लिए आपको इन 3 चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। मेरे अनुसार जो 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अच्छा इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए, वो हैं। Hello everyone, I am Vishnu, an English language trainer from Delhi. I have been training people on English language for more than 15 years and I have trained English learners from 18 countries in the world through my online classes. And I have also worked with all the biggest names in English language training here in Delhi NCR. Recently, the Times of India also published an article about my journey as an English language trainer. That's a little about me. दोस्तों, आज मैं यहाँ पर हूँ आपको ये बताने के लिए कि मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या 3 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। उन्हें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आपको अधिकतर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, छोटे गाँव से आता हूँ, अपने स्ट्रगल को बताने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप किसी शहर में, गाँव में, कहीं पैदा हुए, फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है, आप किस आर्थिक स्थिति में पैदा हुए, किस माहौल में पैदा हुए। अगर मैं आपको कहूँ कि एक लड़के का जन्म एक ऐसी जगह पर हुआ, जहाँ पर लाइट भी 4-5 दिन में एक बार आती थी, पानी पीने का लेने के लिए आदमी 4-5 किलोमीटर दूर जाया करता था, तो आपको कैसा लगेगा? और पढ़ने के लिए उसको मिट्टी के तेल का लैंप जलाना पड़ता था। आप सोचेंगे शायद किसी बहुत पुराने गाँव की बात कर रहा हूँ मैं और मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये सन 98 से 2000 के आस-पास की। उस समय पर दिल्ली के अंदर बहुत सारे एरियाज़ थे जो बिल्कुल विलेजेस से भी पिछड़े हुए थे। वहीं से मेरी कहानी थी। लेकिन आर्थिक चैलेंजेस भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं उन चीज़ों के बारे में ना बात करके आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैंने लाइफ़ में क्या चैलेंजेस फेस किए, जो शायद आप भी यहाँ सुनना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे अनुसार जो 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अच्छा इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए, वो हैं ग्रामर, प्रोनंसिएशन और बहुत अच्छी स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में 3 लेसन्स के थ्रू सीखी। अब मैं आपको बताता हूँ, यही तीनों चीज़ें मैंने कैसे सीखी या लाइफ ने मुझे कैसे सिखाई। तो बात है सन 1999 की। मैं उस समय 10th क्लास में ही आने वाला था, राइट? तो उस समय मेरी 10th एक चीज़ होती थी कंपार्टमेंट कहा कहा जाता था उस चीज़ को। मतलब आपको किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ता है। मेरी इंग्लिश में ही कंपार्टमेंट थी। जैसे-तैसे मैं पास हुआ, 10th में आ गया। अब 10th में आ गया तो उस समय पर मई और जून की फिक्स छुट्टियाँ हुआ करती थी। सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की दिल्ली में छुट्टियाँ हुआ करती थी और छुट्टियों का मतलब क्या है? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। मैं भी गया। अब मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे, स्वर्गीय श्री ठाकुर करण सिंह, वो केवल 8th पास थे, लेकिन उनकी जो ग्रामर की जो कमांड थी उस टाइम पर, अमेज़िंग! मैं आज जब 15 साल बता चुका हूँ लैंग्वेज ट्रेनिंग तो मुझे समझ में आता है कि क्या उनका एक्सपीरियंस था, क्या नॉलेज थी। तो एक दिन क्या हुआ मैं उनके साथ छत पर बैठा हुआ था, मेरी एक कज़िन थी मेरे साथ में, वो 5th क्लास की थी और मैं 10th क्लास का, दिल्ली सीबीएसई बोर्ड का बच्चा। अब उन्होंने एक सेंटेंस मेरे से पूछा कि मैं जाता हूँ, इसको इंग्लिश में बताइए। अब मैं जाता होगा इंग्लिश में क्या होगा? आई गो। लेकिन वही हम दिल्ली में पढ़े हुए और सरकारी स्कूल में पढ़े हुए। अब सरकारी स्कूल का मतलब मेरा यहाँ ये नहीं है कि सरकारी स्कूल पिछड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन उस समय पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारी स्कूल प्लस जिस माहौल में मैं पढ़ रहा था, बिल्कुल गाँव देहात का माहौल था, तो बहुत ही कम इंग्लिश के प्रति मतलब इंग्लिश चीज़ क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, किसी को कुछ पता ही नहीं था। ना घर में, ना आस-पास में, ना स्कूल में, कोई माहौल नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो कुछ पता ही नहीं था। तो बस वही हमें पता था कि मैं जाता हूँ को क्या होगा आई मतलब मैं, एम मतलब गो। एम मतलब है और गो मतलब जाना। मैंने यही कर दिया आई एम गो। दादाजी ने मेरी तरफ को देखा, अब वो हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद पापा छत पर आए, उन्होंने पापा से पूछा कि भाई क्या कर रहा है ये? कि 10th की पढ़ाई कर रहा है। फिर उन्होंने मेरी जो कज़न थी, श्रद्धा नाम था, वो 5th क्लास की बच्ची थी, उससे पूछा बेटा क्या होगा? उसने कहा आई गो। फिर उन्होंने एक दूसरा वाक्य पूछा कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। राइट, ये एक फ्यूचर का सेंटेंस होता है, कंडीशनल कह सकते हैं आप इस चीज़ को। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा अभी यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रेज़ेंट में होगा, सेकंड पार्ट फ्यूचर में होगा। तो मुझे तो याद ही नहीं था मैंने क्या किया। उससे पूछा, उसने बताया कि इफ यू हेल्प मी टुडे, आई विल हेल्प यू टुमारो।
ऐसे ही वो सेंटेंसेस पूछते गए और मैं बस एक मूक दर्शक बोल सकते हैं बन के वहाँ बैठा रहा और वो मेरी कज़न 5th क्लास की बच्ची एक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ी वो सब कुछ बताती रही। ये चीज़ देख के दादाजी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा निराशा थी, गुस्सा था और ये सब कुछ क्या था केवल इसलिए था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब मैं भी इस चीज़ को फ़ील कर रहा था, उनकी आँखों से दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने फ़ादर से कहा मेरे कि भई ये लड़का तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में होके कुछ नहीं कर रहा है तो क्या करेगा ये? ये चीज़ बिल्कुल यहाँ लगी दिल पर। पूरी रात मैं सो ही नहीं पाया, दिमाग में यही चलता रहा यार क्या किया? 9th तक थी, मज़े में बिता दिया। अब जब आपके स्कूल में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, आपके आस-पास में कोई नहीं बोलता, घर में कोई नहीं बोलता आप और वहाँ जैसे मैंने बताया गाँव देहात वाला, तो पता ही नहीं किसी को इंग्लिश चीज़ क्या होती है। तो बस अब लगा कि भई हाँ, कोई इंग्लिश नाम की चीज़ है, अगर नहीं आएगी तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और शुरुआत ग्रामर। अब अगले ही सुबह मैंने घर से मम्मी से कहा कि मुझे दिल्ली वापस जाना है, मुझे 10वीं की तैयारी करनी है। मैं ज़िद करता रहा 2-4 दिन में हम वापस दिल्ली आ गए। अब यहाँ आने के बाद मैंने मेरे पास एक ग्रामर की बुक हुआ करती थी उस समय पर जेपीएच इंग्लिश पब्लिकेशन और एक होती थी रेन एंड मार्टिन, पीसी रेन राइटर्स थे उसके। मैंने वो बुक्स उठाई, उनको बुक्स को उठाकर मैं रोज़ ग्रामर की बुक्स को खोलता, उनके जो भी ग्रामर के लेसन्स होते उनको खोल के पढ़ता और जो भी मुझे समझ में आता फिर वहाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ होती थी, उनको खुद करता। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैंने अपनी लाइफ़ से सीखा है कि जब आपके पास सिखाने के लिए कोई नहीं होता ना, तब आपका वक़्त, आपके हालात और आपकी खुद से खुद को साबित करने की जिद आपको सब कुछ सिखा देती है। शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ था और आपको भी बहुत सारों के साथ होता होगा, हो रहा भी होगा। तो बस यही 3 चीज़ें थी, वक़्त, हालात और खुद से खुद को साबित करने की जिद। इन्हीं तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सुबह शाम तक उस ग्रामर की बुक को पढ़ता रहा। चीज़ें सब होती रहीं और शायद जो जून की छुट्टियाँ जब खत्म हुई मतलब मई-जून की और मैं स्कूल पहुँचा, चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी थी। इतनी बदल चुकी थी कि मतलब मैं अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। क्लास में हमारी गवर्नमेंट स्कूल एवरेज जो है 60 टू 70 बच्चे होते हैं। क्लास में बहुत बार ऐसा हो रहा है कि 60-70 बच्चों में से अकेला मैं ही खड़े होके बोल रहा हूँ। टीचर ने पूछा यहाँ पर कौन-सा मॉडल आएगा? सब खड़े हो रहे हैं ऐसे ही। फिर मेरे से पूछे बेटा विष्णु क्या आएगा? मैंने बताया सर कैन, कुड, मो और सही जा रहा है। प्रेपोज़िशन पूछा कुछ भी वो पूछ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी सब मूक दर्शन बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ग्रामर का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जो मैंने अभी 3 दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है एक इंस्टाग्राम पेज है, मैंने उस पर देखा उन्होंने ग्रामर की एक मिस्टेक की। अक्षय तृतीया थी अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने उस पर लिखा था राम लला ऑफर्ड मैंगोज़ एंड अदर फ्रूट्स ऑन द ओकेज़न ऑफ अक्षय तृतीया। इसका अर्थ है राम लला ने अक्षय तृतीया के अवसर पर मैंगोज़ के साथ-साथ कुछ अलग फल अर्पित किए, ऑफ़र किए, जो कि गलत है। सेंटेंस होना चाहिए था पैसिव वॉइस में, रामलला वाज़ ऑफर्ड मैंगोज़ एंड अदर फ्रूट्स ऑन द ओकेज़न ऑफ अक्षय तृतीया। अब अंतर देखिए, रामलला ने चढ़ाए या रामलला को चढ़ाए गए? तो ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या था, ये सब चीज़ें देख के मेरे को तो लगा भई मैं अंधों में काना राजा, मुझसे अच्छा तो कोई इंग्लिश जानता ही नहीं है। मैं तो बस महान हो गया। यहाँ पर ये मेरी लाइफ का पहला लेसन था जो ग्रामर सीखकर मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, कुछ है इंग्लिश, एक चीज़ है। 60-70 बच्चों में अकेला मैं ही बोल रहा हूँ। अब बात आती है लाइफ के दूसरे लेसन की, इंग्लिश के दूसरे लेसन की। अब यहाँ पर बात थी, अब शायद मैं 11th में आ चुका था या 11th मेरी बीच में स्टडी चल रही थी, कॉमर्स मेरे पास सब्जेक्ट्स थे और हमारी पूरी क्लास में केवल हम 2 ही बच्चे थे, मुझे देख के दूसरे ने लिया था। हमने अपना बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंट्स इंग्लिश में लिया था। जबकि टीचर भी हमारा हिंदी में पढ़ाते थे, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में रुझान हो गया था, मैंने इंग्लिश में ले लिया। टीचर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, बिज़नेस स्टडीज़ अकाउंट्स मैंने इंग्लिश में ले लिया। अब यही चीज़ देखकर एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होना था, 10th के बेस पर साइंस वाला क्विज़ था। तो मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे, बहुत प्रभावित थे मेरे से, तो उन्होंने बिना मुझे बताए मेरा नाम उसमें क्विज़ में दे दिया और प्राइवेट स्कूल के कुछ बच्चे हमारे स्कूल में ही आ रहे थे। अब जो है वो मेरे साइंस के जो टीचर थे 10th क्लास के, उन्होंने मुझे प्रिपेयर कराना शुरू कर दिया। मैं कर भी रहा, अच्छा कर रहा था, सीख भी रहा था और मेरे साथ में एक और बच्चे को बैठाया था, मेरे से देख के वो भी बोल रहा था, राइट। अब क्या हुआ, पूरा हम प्रिपेयर्ड हैं, अच्छी तरह से सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और चांसेस ये हैं कि हम जीत भी सकते हैं। बहुत अच्छे चांसेस हमारे टीचर के अनुसार थे, राइट। वहाँ पे शायद 2 या 3 स्कूल के बच्चे आए थे, हम बैठे। क्विज़ वहाँ पे लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चंस जो जजेस बैठे थे, वो सारे प्राइवेट स्कूल्स के ही थे और
उनके जो क्वेश्चंस थे सेंटेंसेस थे सारे इंग्लिश में। अब शुरू करते हैं, वो लोगों ने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चंस होते रहे। मैंने भी एक तो जवाब दिए, लेकिन ना तो उन जवाबों में वो कॉन्फिडेंस दिखाई दिया और ना ही वो टू द पॉइंट थे। और आपको पता है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और आप चीज़ सही भी कर रहे हैं ना, तो वो गलत होगी, रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। एंड रिज़ल्ट जो है वो गलत ही हो जाएगा। वो क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब फ़ियर, फ़ियर का मतलब सब चीज़ें स्क्रूड अप। तो वही हुआ, हमारा जो था थर्ड नंबर भी नहीं आया। अब टीचर्स हमारे इस चीज़ से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे कि भई मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन मेरे इंग्लिश टीचर ने मेरे से बाद में बोले कि विष्णु क्या हुआ बेटे? तुम तो इतना अच्छा मतलब 60-70 बच्चों में अकेले तुम खड़े होके बोलते थे, यहाँ तो बच्चे भी क्या नाम है हद से 10-12 बच्चे ही थे, क्या हुआ? अब मैं उनसे तो कुछ नहीं बोला, घर आया फिर मैंने अपने आप से पूछा क्या हुआ विष्णु? तब समझ में आया कि केवल ग्रामर को रटने से कुछ नहीं होता। आप दुनिया की ग्रामर रट लो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप लगातार इंग्लिश को नहीं बोलोगे, लगातार इंग्लिश को नहीं सुनोगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ऐसा समझ लीजिए, आप पूरे दिन बैठ के आपको क्रिकेट का बहुत शौक है, आपको एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है। आप पूरे दिन बैठ के सचिन तेंदुलकर के मैचेस देख रहे हैं, विराट कोहली के मैचेस देख रहे हैं। क्या आप इससे बन जाओगे सचिन और विराट? नहीं। आपको मैदान पर जाना पड़ेगा, उनकी तरह ज़ीरो पे आउट होना पड़ेगा, डक पर जिसे कहते हैं आप 1-2 रन, 10-15 रन इस तरह से करना पड़ेगा, तब जाके आप बनेंगे। अब मुझे समझ में आ गया कि प्रॉब्लम ये थी कि मैंने इंग्लिश की ग्रामर तो बहुत पढ़ ली थी, लेकिन मैं इंग्लिश उतना बोल नहीं रहा था और बोल नहीं रहा था इसका शायद डर भी था। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे कहते हैं कि मेरे को माहौल नहीं मिलता, इस चीज़ का, उस चीज़ का। यार माहौल कुछ नहीं होता। हर किसी के पास एक पर्सन हमेशा होता है जो उसकी हर बकवास को भी सुनेगा। बकवास मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको आपकी बात अच्छी लगे, ना लगे, वो सुनेगा ही सुनेगा। बस आपको वही एक इंसान को पकड़ना है, उसके बाद बोलना शुरू कर जाओ। आप चीज़ें दिखाई देंगी चेंज होती हुई। तो मैंने जो है बोलना शुरू किया। अब क्योंकि क्या था मैं क्लास में ऐसे जैसे आज भी मेरी फ़िज़िक ऐसी ही है, ऐसी ही फ़िज़िक थी मेरी। तो और बाकी जो मतलब जो अधिकतर क्लासमेट्स थे वो जाट थे। तो वही उनके वही जो स्लर्स होते हैं, "ई का बाबू ने इंग्लैंड तलाव था।" मतलब इसका पिता इसको इंग्लैंड से लाया था और अंग्रेज़ की औलाद कड़े जा रहा है, अंग्रेज़ के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इस तरह के वो लोग चीज़ें बोला करते थे। मतलब नए-नए नाम मेरे लिए बना दिए गए उन लोगों के द्वारा। लेकिन मुझ पर इस चीज़ का बिल्कुल असर नहीं पड़ा। असर मेरे पास केवल इसी चीज़ का था कि मेरा परफ़ॉर्मेंस वहाँ पर अच्छा और यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर एक और बहुत बड़ा पेन था मेरे यहाँ पर कि मैं जो मेरी ग्रामर इम्प्रूवमेंट हुई थी, मैं उसके बाद अपने दादाजी को दिखाना चाहता था जाकर। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा 10th के एग्ज़ाम के बाद, उस समय दादाजी का देहांत हो चुका था। तो ये वो एक चीज़ थी जो वो भी यहाँ पे हिट कर गई थी कि अब मुझे अपने दादाजी को ही दिखाना था कि आपका विष्णु बहुत चेंज हो गया है। राइट, तो आज भी मैं सोचता हूँ तो बहुत पेन होता है इस चीज़ को लेके कि मैं उनको नहीं दिखा पाया कि क्या चेंज आया मेरे अंदर। मेरे क्लास के बहुत सारे लड़के 2, 3, 4 करके एक ग्रुप हो गया। इवन वो लोग स्कूल के बाद, स्कूल से पहले मेरे घर भी आने लगे, मुझसे इंग्लिश सीखने के लिए। अब ऐसे जो है इंग्लिश हम लोगों ने बोलना शुरू किया। और हाँ, एक चीज़ और, उस समय पर एक रैपिडेक्स बुक हुआ करती थी, बहुत ही पॉपुलर बुक थी। अब मैं जो इसको पढ़ता हूँ तो लगता है कि इसमें कुछ गलतियाँ हैं लेकिन बहुत अच्छा काम किया है उसमें। मैंने वो बुक ली, उसके भी जितने सेंटेंसेस थे मैंने हर एक सेंटेंस को एक तरीके से रट ही लिया, आप ये समझिए रट सा ही लिया था। तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा। और तीसरी चीज़ उसी दौरान लाइक इट वाज़ काइंड ऑफ 2001 और 2 चेतन भगत एक इंटरनेशनल राइटर हैं इंडियन ही, उनके नॉवेल्स उन्होंने लिखना शुरू किया था और एक मेरा मानना है कि वो रेवोल्यूशनरी राइटर थे। उनकी पहली बुक आई थी 5 पॉइंट समवन व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी जिस पे शायद 3 इडियट्स भी बनी हुई है। तो मैंने वो बुक नॉवेल भी उठाई, नॉवेल क्या है कहानी की तरह है, मैंने उसको पढ़ता रहा, उससे भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। तो ये था मेरी लाइफ का सेकंड लेसन, जहाँ मैंने सीखा कि ग्रामर के साथ-साथ रेगुलर प्रैक्टिस स्पीकिंग की और लिसनिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे लेसन के बाद अब बात करते हैं मेरी लाइफ का थर्ड लेसन जो मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोनंसिएशन। यस, ये वर्ड भी बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। इसका रीज़न है प्रोनंसिएशन एक नाउन है, PRONUNCIATION प्रोनंसिएशन, ये है नाउन। इसका वर्ब होता है प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना, PRONOUNCE
तो यहाँ पे वर्ब में NOUN है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस, और वो नाउन है प्रोनंसिएशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब बात आती है 12th क्लास की। मैं अब 12th में था, कॉमर्स के मेरे सब्जेक्ट्स थे, तो मैं अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ने सेंटर पर गया। वो हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूर था। लेकिन उस जगह पर मुझे छोड़कर जितने भी बच्चे थे सारे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स के थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे टीचर एक चैप्टर था गुडविल, अकाउंट्स में होता है, वो उसको सिखा रहे थे इसमें कुछ चीज़ें। तो मैंने उनसे पूछा, सर इस चीज़ का साउर्स क्या है? SOURCE। तो वो मेरी तरफ देखे, मुस्कुराए और बोले, विष्णु क्या कहा? मैंने कहा सर इसका साउर्स क्या है? अब जितने बच्चे बैठे थे मेरे आस-पास वो सब हँसने लगे। अब मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो मेरे साथ में मेरी एक बैचमेट बैठी थी, बहुत अच्छी थी नेचर की, नीतू नाम था उसका। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा नीतू क्या हुआ? क्या गड़बड़ हुई? उसने बोला इडियट, साउर्स नहीं होता, ये सोर्स होता है। तब मुझे समझ में आया कि प्रोनंसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है लैंग्वेज का। अगर नहीं आपको आती है करेक्ट प्रोनंसिएशन तो आप लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं, हंसी का पात्र लोगों के लिए। बस यहाँ से ये जो थर्ड लेसन मेरे को मिला, मैंने लैंग्वेज को, मुझे अब पूरी तरह समझ में आ गया था कि लैंग्वेज क्या है। आपको ग्रामर की भी बहुत ज़रूरत होती है, आपको स्पीकिंग रेगुलर करने की ज़रूरत होती है, आपको प्रोनंसिएशन की ज़रूरत होती है। फिर मुझे समझ में आया कि प्रोनंसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मेरे पास कोई टीचर तो था ही नहीं प्रोनंसिएशन सुधारने का। जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे वो भी ग्रामीण क्षेत्र के थे, तो उनका भी इतना अच्छा नहीं था। फिर जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा, मैं फिर वही कहूँगा कि आपको जब आपके पास सीखने के लिए कोई नहीं होता तो आपके हालात, आपकी खुद से खुद को साबित करने की जिद और आपका वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। शायद वही चीज़ थी, मैं इधर-उधर चीज़ें देखता रहा। फिर मैंने एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खरीदी, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश टू हिंदी। मैं शायद चांदनी चौक गया था अपने फादर के साथ, वहाँ दे मैंने बुक्स देखी। ऑक्सफोर्ड की बड़ी वाली इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी उठाई, मैंने वहाँ से वर्ड्स उसमें, फिर मैं उसमें हर वो वर्ड, आप सोचिए कितना टायरिंग रहा होगा। हर वो वर्ड जो मुझे पता भी था, मैं हर रोज़ 10 से 15 वर्ड्स खोलकर उनका प्रोनंसिएशन भी उसमें देखकर पढ़ता था। एग्ज़ाम्पल आप ऐसे देख लीजिए कि भालू को बहुत सारे आप लोग बियर बोलते हैं, बियर एक ड्रिंक होता है। उसके लिए आप भालू को बेयर बोलेंगे, BEAR। भैंस के लिए आप बोलेंगे बूफैलो, नो, करेक्ट प्रोनंसिएशन इज़ बफलो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रोनंसिएशन पे आप वर्क नहीं करेंगे, तो आप कभी भी लाफिंग स्टॉक बन सकते हैं। अब मैं रिपीट करूँगा मेरी लाइफ के 3 लेसन जो मुझे लगता है कि इंग्लिश को पूरी तरह से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ग्रामर, प्रोनंसिएशन और रेगुलर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे टीचर्स बोलते होंगे कि ग्रामर बहुत ज़रूरी नहीं है, या प्रोनंसिएशन पे बाद में वर्क कर लेना, या फिर स्पीकिंग भी आप रोज़ ज़रूरी नहीं है। नहीं, सभी चीज़ ज़रूरी हैं, रोज़ ही ज़रूरी हैं। और आप अगर इसी तरह से करेंगे तो जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, हो सकता है कल आप भी हों। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। धन्यवाद। क्या आप डेली अपने दिन के सिर्फ 15 मिनट दे सकते हैं? हाँ जी, सिर्फ 15 मिनट। और बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा वरदान, इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के बारे में, जहां पर रोजाना केवल 15 मिनट देकर लाखों स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं। सिर्फ क्लासेस और लेसन से नहीं, इस ऐप में आपको मिलेगा मौका अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ इंग्लिश में अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है और इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है एक सही माहौल का होना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे साथ इस कोर्स में जुड़े, अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें।